तो यहाँ पे देखो कोई भी एसिड कोई मेटल होगी, एसिड और मेटल होगी। आपको पता है एसिड मेटल के साथ क्या करती है, H2 गैस बनाती है और सॉल्ट बनाती है। बट अगर मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर वाले केस में कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। एसिड का कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होती है। बट एल्यूमिनियम के साथ हो जाएगा रिएक्शन, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। आयरन के साथ भी हो जाएगा रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ भी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बनेगा MgC सॉल्ट और हाइड्रोजन। जिंक के साथ भी बनेगा। बट विग्रेस रिएक्शन ना सिर्फ Mg के साथ ही होगा क्योंकि Mg हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। Mg कैसी मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव है तो इसलिए ये विग्रेसली रिएक्ट करेगी और कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी। ओके, तो यानी इसका जो आंसर है आपका इसमें आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा विग्रस रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर के साथ। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछा था तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन 3 का वो करेक्ट है। तो आई होप सबने यही लिखा होगा, ठीक है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऊपर है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसलिए ये विग्रेसली रिएक्ट करेगी। बीच में ये जो मेटल है ये कम विग्रेसली रिएक्ट करती है। एंड ये जो नीचे है हाइड्रोजन की वो तो रिएक्ट ही नहीं करती ये सारी मेटल्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मोस्ट विग्रेसली Mg करेगी, उसके बाद बचे हुए तो मीडियम है एंड ये वाली रिएक्शन ही नहीं करती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं ऑप्शन डी नहीं, थर्ड है ना ये, सी मोस्ट विग्रेस रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, नो रिएक्शन विद कॉपर। सी है इसका आंसर, थर्ड का आंसर सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का आंसर सी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स। इसमें से कौन सा है जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है ये तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, AgBr या AgCl वाला जो रिएक्शन होता है ये डिकम्पोजिशन होता है। बर्निंग ऑफ कार्बन, यस ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है फोर्थ का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम और जिंक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड जनरली आपके मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना, बेसिक होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक एक ऐसी मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड भी बना सकती है और बेसिक भी, यानी बहुत ये दोनों बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड भी बना सकती है और बेसिक भी बना सकती है। इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, और एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन बी एम्फोटेरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सिक्स क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑन प्लांट प्रमोट। एब्सिसिक एसिड का जो एप्लीकेशन है वो प्लांट में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है फ्रूट का, विल्टिंग करता है लीव्स की, एलोंगेशन ऑफ स्टेम, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो इसका आंसर विल्टिंग ऑफ लीव्स है। तो सिक्स का आंसर बी ऑप्शन विल्टिंग ऑफ लीव्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट इंश्योर। वॉल्व ह्यूमन हार्ट का आपको अगर डायग्राम आता होगा तो उसके फंक्शंस भी बताऊंगे। तो इसमें ह्यूमन हार्ट क्या 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 वॉल्व काम करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है और एक फोर्थ वाला। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सेवन्थ का आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन सेवन्थ का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला। इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, क्या लिख के आए, मेडुला के अबव जो पार्ट है वो कौन सा है, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है। तो इसका आंसर सेरिबेलम, पोन्स, सेरिबरम, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर पोन्स होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन पोन्स इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में एक गार्डन पी में वायलेट कलर फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट कलर फ्लावर के ऊपर। तो इन्होंने पूछा है कि क्या परसेंटेज आएगा FN प्रोजनी में। तो इसका आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर नाइन्थ का।
तो उसमें डोमिनेंट रेट आपकी वायलेट है ना, तो वो ज़्यादा होगी 75%, 25%। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो 9th का आंसर डी ऑप्शन होगा। बाकी इसको एक बार कंफर्म बाद में भी कर लेंगे, बट डी है शायद इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल इन प्लांट। एंड प्रोडक्ट मियोसिस का पोलन ग्रेन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। 10th का बी है, 10th का आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द 4th ट्रॉफिक लेवल। The organism occupying the 4th trophic level in a food chain operating in grassland is। तो 4th ट्रॉफिक लेवल पे कौन सा है? ग्रीन प्लांट, फ्रॉग, ग्रास ओपर, स्नेक। तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट होता है अगर ग्रासलैंड है तो, उसके बाद ग्रास ओपर होता है, फिर तीसरे नंबर पे फ्रॉग होगा, और फ्रॉग को स्नेक खाता है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। 4th वाला पूछा है ना, तो स्नेक आएगा इसका आंसर। तो 11th का आंसर डी स्नेक होगा। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का आपने डायग्राम सीखा होगा कि जो कॉइल होती है उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो यूनिफॉर्म होती है, हर जगह सेम होती है। बट आउटसाइड अगर कहे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इनसाइड यूनिफॉर्म होती है जितनी भी लेंथ होती है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। सोलेनॉइड में कैसा होता है? यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 12th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर भी कर दो। थर्टीन क्वेश्चन देखिए, एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ m+1, मैग्निफिकेशन +1 किसका होता है? प्लेन मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव मिरर का, कि कॉन्वेक्स लेंस का? तो ऑलवेज कौन करता है? +1। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक, इसका मैग्निफिकेशन +1 है। क्यों प्लस? मतलब वर्चुअल है। ये कैसी इमेजेस बनाता है? हमेशा वर्चुअल। और इसका HI और HO बराबर होता है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होगा HI/HO वो कितना आ जाएगा? 1। तो वर्चुअल के कारण प्लस, एंड ये दोनों बराबर है इसलिए +1। तो प्लेन मिरर ऑलवेज +1 मैग्निफिकेशन देता है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की बात हो रही है, तो रजिस्टिविटी आपकी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना थिकनेस पे, ना शेप पे, क्योंकि वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? वो जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो टेम्परेचर या नेचर ऑफ मटेरियल है ना, तो टेम्परेचर इसका आंसर है, ए ऑप्शन। 14 का आंसर टेम्परेचर होगा, ए ऑप्शन। वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल में नए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, कॉन्केव मिरर फाइंड इट एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कॉन्केव मिरर किन केस में काम आता है ना? तो कॉन्केव मिरर क्योंकि लार्ज इमेजेस बनाता है और फोकस कर पाता है पैरेलल रेस को, तो ये सोलर फर्नेस में यूज़ होता है। क्योंकि रियर व्यू मिरर तो आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स होता है, ये तो कॉन्वेक्स है। फुल साइज अगर इमेज चाहिए किसी भी टॉल बिल्डिंग की तो भी कॉन्वेक्स मिरर चाहिए होगा। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्स करने वाला भी कॉन्वेक्स ही होता है। तो सोलर फर्नेस, कॉन्केव मिरर कन्वर्स करता है ना लाइट को, तो सोलर फर्नेस में तो लाइट को फोकस करवाना होता है, तो सोलर फर्नेस में इसका यूज़ होता है। ए ऑप्शन आंसर है। तो 15 का आंसर ए ऑप्शन, सोलर फर्नेस कॉन्केव मिरर यूज़ होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, इन एन इकोसिस्टम 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इन ए फूड चेन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो इकोसिस्टम में आपको 10% लॉ पता है ना, कि 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक से दूसरे पर ट्रांसफर होती है और 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में फ्री हो जाती है। तो वो किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? हीट एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की, लाइट एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल एनर्जी। तो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? केमिकल एनर्जी। तो 16 का आंसर बी ऑप्शन होगा, केमिकल एनर्जी। तो कमेंट कीजिए यही आंसर है, सबने लिखे है कि नहीं, एंड वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। 17 देखो, assertion है, in our homes we receive supply of electric power through a main supply, one of wire in supply usually with red insulation called live wire, and जो green insulation होता है वो न्यूट्रल। नो, यहाँ green insulation जो होती है वो अर्थ वायर होती है, तो ये गलत है। रेड तो ठीक लिखा है, लाइव है।
लेकिन ग्रीन वाली आपकी न्यूट्रल नहीं होती, वो अर्थ वायर होती है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, रेड वाली आपकी लाइव वायर होती है, ग्रीन वाली अर्थ वायर होती है, और ब्लैक की न्यूट्रल वायर होती है। तो ग्रीन की अर्थ वायर होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रल वायर लिखा है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है, बट ये रीज़न ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारी कंट्री में 220 वोल्ट होता है, ये ट्रू है। तो 18 का आंसर, 17 का आंसर आपका एजर्शन तो गलत है बट रीज़न सही है। तो एजर्शन गलत, रीज़न सही, यानी कि आपका डी ऑप्शन आंसर है 17 का। तो 17 का आंसर किस किस बच्चे ने डी पे टिक किया है, ठीक है उनका आंसर। 18 देखो, 18 है एजर्शन डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में जब करते, जब वेजिटेबल मैटर को आप कंपोस्ट में चेंज करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो एक्सोथर्मिक है। यस, उस टाइम पे हीट रिलीज होती है। जब भी वेजिटेबल मैटर से कंपोस्ट बनती है ना, तो हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज एक्सोथर्मिक है। वैसे आप कहोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो होते हैं, बट सही है, डिकम्पोजिशन एंडो होते हैं, क्योंकि वो हीट को क्या कर रहे होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, यानी उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। बट इन केस ऑफ वेजिटेबल मैटर जब कंपोस्ट में बदल रहा होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, उस टाइम पे हीट रिलीज हो रही होती है। तो ये एक्सेप्शन है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एजर्शन सही है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है। एंड रीजन देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होती है। यस, अभी मैंने बताया ना, एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही होती है, एनर्जी चाहिए होती है ताकि रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हो जाए। ये भी ठीक है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होती है, बट डिकम्पोजिशन जब वेजिटेबल मैटर में कर रहे होते हैं तो एनर्जी उस टाइम पे रिलीज हो रही होती है। तो स्टेटमेंट वाइज तो दोनों ठीक है, बट ये रीज़न स्टेटमेंट वाइज सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उस टाइम पे जब वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में बदलता है तो हीट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो अगर ये रीज़न लिया होता तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, बट स्टेटमेंट वाइज दोनों ठीक है। तो इट मीन्स बी ऑप्शन आंसर है, एजर्शन रीज़न ट्रू है बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। तो यानी कि 18 का आंसर आपका बस करेक्ट है, ये दोनों, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखो 19, एजर्शन है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेंटली अपीयर ब्लू। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट के कारण जो क्लियर स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग फिनोमिना से कलर, जितने भी कलर चेंज वाले फिनोमिना है, कलर वाइट क्यों है, कलर रेड क्यों है, ब्लू क्यों, उसका जो कॉज होता है वो स्कैटरिंग होती है ना। तो स्कैटरिंग क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करती है ना, तो ब्लू कलर स्काई का दिखता है, यस, स्कैटरिंग उसका फिनोमिना है, बिल्कुल ठीक है। द वेवलेंथ ब्लू लाइट की 1.8 टाइम होती है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। नो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आपने पढ़ी होगी सबसे मैक्सिमम होती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। ये तो क्वेश्चन भी था कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसके पास होती है, रेड कलर के पास, इसलिए वो लीस्ट डेविएट होता है, इसलिए वो बहुत कम डेविएट होता है, यानी वो फेड नहीं होता वो, उसी कारण उसके डेंजर सिग्नल आप रेड कलर में बनाते हो ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, जबकि ये बोल रहा है कि जो ब्लू लाइट है उसकी ज़्यादा है, 1.8 टाइम्स है रेड से। नो, रेड की तो सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि गलत है, ये रीज़न गलत है। एजर्शन सही है बट रीज़न गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर है 19 का। तो एजर्शन सही बट रीज़न गलत, सी ऑप्शन आंसर है 19 क्वेश्चन का। अगला देखो 20, एजर्शन है ट्रांसपरेशनल पुल चाहिए होता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में और वाटर को अपवर्ड मूव कराने के लिए। जब पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर लाना हो, अपवर्ड मूवमेंट करानी हो, तो उसके लिए ट्रांसपरेशनल पुल चाहिए होता है। मिनरल्स को या वाटर को अगर ऊपर लाना है ना, जड़ से ऊपर लाना है, तो उसके लिए ट्रांसपरेशनल पुल हेल्प करता है। यस, बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है नाइट पे। यस, ये भी ठीक है। रूट प्रेशर कब ज़्यादा होता है नाइट में, क्योंकि उस टाइम पे ना जो पोर होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं नाइट के टाइम पे, तो जिस रीज़न से रूट प्रेशर बढ़ जाता है नाइट में। और रूट प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपरेशन पुल से पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो यानी कि एजर्शन रीज़न करेक्ट भी है, और पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट रात में हो रहा है, इसलिए तो मूवमेंट हो रही है पानी की ट्रांसपरेशन पुल के थ्रू। तो यस, रीज़न सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन होगा, 20 का आंसर ए ऑप्शन होगा। तो यानी कि जितने भी एजर्शन रीज़न है मैच करके बताओ ये है कि नहीं। 20 का ए है, 19 का आपका सी है, 18 का बी है और 17 का डी है। कमेंट करना किस किस के एजर्शन रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। एंड 20 मार्क्स एमसीक्यू में से कितने करेक्ट है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितने एमसीक्यूज आपके सही है।
एटलीस्ट 10 to 12 तो आपके सही होने चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, 5 to 6 भी ठीक है, बट अगर आपने सेक्शन बी सी डी अच्छी तरह से करा है तो भी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट 10 तो सही होनी चाहिए। कमेंट करके सारे बच्चे बताओ कि कितने आपके MCQ सही है। चलिए इसके सेक्शन बी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सेक्शन बी में हम बायो के क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको बायो के क्वेश्चन के डिस्कशन मिल जाएंगे। तो चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट विच फॉल obliquely इन वन ऑफ द फेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास एंड मार्क ऑन एंगल इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे आपको प्रिज्म का डायग्राम जो होता है ना वो बनाना था। तो प्रिज्म का डायग्राम तो सब सीख के ही गए होंगे, इंपॉर्टेंट भी होता है ये प्रिज्म। वैसे तो ये 3D है बट इसका फेस दिखाना है 2D, और फिर इस पर ये इंसिडेंट रे, अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। अब ये जानी कैसे चाहिए इंसिडेंट रे सीधी, बट ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है ऐसे करके, तो ये आई एंगल होता है इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ जाती है तो अब फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो लास्ट रे होती है वो टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द प्रिज्म बेंड हो जाती है, और फिर आपको इस इमर्जेंट रे, ये कौन सी रे होती है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमर्जेंट, उसके बाद आपको इस इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे को आपने बढ़ाया है इनको मिलाना होता है बैक साइड करके। तो ये जो एंगल आता है ये एंगल ऑफ डेविएशन आता है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम को रेट किया कॉपर क्लोराइड से और एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर बनाया। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम था, कॉपर क्लोराइड कैसे बनेगा, कॉपर और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 2 और 1, क्रॉस करके कॉपर क्लोराइड बना देना है। और बना क्या फिर उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ऐसे को भी ऐसे 3 और 1 को क्रॉस कर देना है, वैलेंसी जितनी भी होती है उनको क्रॉस करके बन जाता है। एंड कॉपर, एंड साथ में क्या बना, कॉपर। तो ये रिएक्शन है, बाद में से बैलेंस कर लेना। ये देखो Cl3 थे तो इसलिए इस ये Cl3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 को 2 से, तो ये 2 एल्यूमिनियम मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 कॉपर का मतलब यहाँ 3 आ जाएगा। तो ऐसे बैलेंस कर देना है। फिर नेक्स्ट वाला है, जिंक को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट ये होता है एंड H2, तो इसको बैलेंस कर देना था। यहाँ पे Na के 2 है तो 2 Na दे दिया और बाकी सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ एन एलॉय, एलॉय क्या होती है, और
पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ शोल्डर, एलॉय है ना शोल्डर, उसका कंपोजिशन बताना था। और वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में इसका क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो आपको एलॉय की डेफिनेशन लिखनी थी। एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। जब दो और मोर मेटल्स को होमोजीनियस मिक्सचर में बनाते हैं तो उसे एलॉय बनता है। और इसको मेटल के साथ भी बना सकते हैं या मेटल और नॉन मेटल को भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें शोल्डर जो अलॉय है ये किससे बनती है, लेड और टिन से बनती है। लेड और टिन से, और लेड भी 50% होता है और टिन भी 50% होता है ये। ठीक है, इसका कंपोजिशन। एंड इसको क्यों यूज़ करते हैं हम, इसको हम इलेक्ट्रिक वायर की वेल्डिंग में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो लेस होता है प्योर मेटल से, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोड कैथोड का कौन सा होता है और एनोड का किससे बना होता है। तो जब रिफाइनिंग करते हैं सिल्वर की, तो जो कैथोड वाला होता है इलेक्ट्रोड है ना, वो प्योर सिल्वर रॉड से बनता है। किससे बनता है, कैथोड में प्योर सिल्वर रॉड होती है और एनोड में इम्प्योर सिल्वर। जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर की, इसकी जगह सिल्वर हो अगर, तो प्योर जो सिल्वर होगा कॉपर की जगह सिल्वर, वो तो कैथोड पे बनेगा। और जो इम्प्योर सिल्वर होगा, इम्प्योर सिल्वर की रिफाइनिंग है तो वो एनोड पे होगा। इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे एनोड मट कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, एनोड मट। तो इम्प्योरिटी क्या होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी तो सोल्यूशन में जाती है, बट जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को हम एनोड मट कहते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एनोडमेंट। एंड ये कलेक्ट करती है बिलो द एनोड। कहाँ पे कलेक्ट होती है ये, बिलो द एनोड, एनोड के नीचे कलेक्ट होती है जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो घुलती नहीं है उनको एनोड मड कहते हैं। और वो कहाँ कलेक्ट होती है, बिलो द एनोड, एनोड के नीचे, इसलिए इसको एनोड मड भी कहते हैं। और एनोड मड क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड के नीचे सेटल हो रही है ना। तो जो इम्प्योरिटी है कौन सी वाली, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होती है उनको एनोड मड कहते हैं। और ये कहाँ सेटल होती है, बिलो एनोड, इसलिए इसको एनोड मड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन। ये तो बायो के क्वेश्चन है, ये सारे आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे। 25 देखो, एन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है 12। मिरर फॉर्मूले से आपको इमेज की पोजीशन निकालनी थी। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में 18। यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की 12 है, प्लस नहीं माइनस लेते हैं, कॉनकेव मिरर है तो माइनस ले लोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 नेगेटिव में लेंगे, फोकल लेंथ 12 है माइनस में लेंगे क्योंकि वो कैसा मिरर है, कॉनकेव। अब वी आपको निकालना है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v कैसे आता है, 1/f। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f, 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज़ रखो, 1/f की जगह -12, 1/v आपको निकालना है, 1/u की जगह -18। अब ये निकालना है तो इसको यहीं रहने दो, इसको वहाँ ले जाओ। ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये साइन एज इट इज़। एंड ये यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब से एलसीएम लो 12 और 18 का कितना आएगा, 18 नहीं 18 नहीं, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। 12 3 जा तो ये 3 से मल्टीप्लाई, 18 2 जा 36 तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/v। v निकाल, पहले तो इसे सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, फिर v निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको किया तो इसको भी करो, 36 नेगेटिव। तो ये आएगा ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन, ये है -36। एंड कैसी है, माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड। मिरर में जब भी माइनस आए तो रियल और इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पे -36 इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर -36 आया है, बिल्कुल ठीक है, कमेंट करना। नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेक्शन सी को देखो,
सेक्शन सी है यूजिंग फ्लो चार्ट शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स ओर। अगर मीडियम रिएक्टिविटी को उसके ओर से हटाना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसे करके कुछ फ्लो चार्ट बनाना था आपको। स्टेप्स कौन कौन से एक्सट्रैक्शन में होते हैं मीडियम वाले में। मीडियम वाली मेटल्स होती है आपकी जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, है ना। कॉपर वैसे लीस्ट रिएक्टिव भी होती है बट मीडियम में भी आ सकती है। तो ये हमारे इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इनकी जो ओर होंगी ना, जो रॉ फॉर्म होगी ओर, उनको कंसनट्रेट किया जाएगा, यानी उसमें से जो इम्प्योरिटी है, गैंग की इम्प्योरिटी को कहते हैं, उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है, कार्बोनेट होती है और एक सल्फेट होती है। तो कैल्सिनेशन से हम कार्बोनेट को
ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और रोस्टिंग में हम सल्फेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो टाइप से इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैल्सिनेशन में जो मेटल का कार्बोनेट होगा उसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, साथ उससे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और कार्बोनेट है तो CO2 बनेगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे जिंक मेटल है उसका कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ZnO और CO2 बना। रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल सल्फेट होता है। मेटल सल्फेट, जहाँ सल्फेट होगा ना वहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस बनेगी, है ना। कौन सी वाली बनेगी, सल्फेट है तो SO2 बनेगा। समझ आया। तो दो तरीके होंगे इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बाद जब भी ZnO ऑक्साइड मिल जाएंगे इसमें भी और इसमें भी, फिर आप लास्ट में रिडक्शन करोगे ऑक्साइड का। ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिडक्शन करेंगे तो इससे जिंक मिल जाएगी मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। सेम ऐसे इसका भी कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाना था। ओके, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कंपाउंड जो कि ऐड होता है फास्टर कुकिंग में, एंड कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड से ये, एंड केमिकल इक्वेशन बनानी थी इसकी आपको। तो यहाँ पे आपको NaCl के अगर केमिकल आते होंगे तो ये सारे केमिकल होते हैं NaCl के। कौन कौन से, NaOH, NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेकिंग सोडा, ये है वॉशिंग सोडा, और ये है जिप्सम नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो ये 5 केमिकल होते हैं NaCl से। तो कुकिंग में कौन सा वाला यूज़ करते हैं, ये वाला। तो यानी कि नाम क्या है उसका केमिकल का, NaHCO3 बेकिंग सोडा। और इसको बनाने की प्रिपरेशन की आपको रिएक्शन बनानी थी। NaCl में अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि इसको हम ना एंटासिड में भी यूज़ करते हैं कंपाउंड को। वो एंटासिड मतलब जो एसिडिटी को हटा रिमूव करते हैं, है ना, उनको एंटासिड कहते हैं। तो क्यों करते हैं इसको एंटासिड बनाने में यूज़, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करता है। ओके, तो ये इसका आंसर है सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो का है, 30 भी बायो का ही है। यूरिन इज प्रोड्यूस इन किडनी, आपको बताना था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 31A में, तो इसमें आपको क्या करना था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको बताना है कि जो हीट एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है I² के, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है रेजिस्टेंस के, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है टाइम की, और फिर इन सबको कंबाइन करना था। H इक्वल टू, इन सबको इकट्ठा ले आओ, सामने सामने सारे प्रोपोर्शनेट में है ना, तो I² RT, तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल था इसका, कैलकुलेट द amount of heat generated while transferring 72,000 coulomb charge in 2 hours through a potential difference 220 volt। तो हीट एनर्जी I² RT भी होती है, या फिर I² RT का मतलब I² R का मतलब पावर होता है, पावर इनटू टाइम, है ना। I² R क्या होती है, पावर इनटू टाइम। I² R पावर होता है। पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं, एक तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, और एक पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी, एनर्जी क्या, हीट है ना। अच्छा, पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, पावर के फॉर्मूले एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर आपका Q इंटू चार्ज, एनर्जी का मतलब VI, P होता है VI, ठीक है, VI। और अगर आप V को चेंज नहीं करते हो, I को चेंज करते हो, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल टू IR, तो I आ जाएगा V/R। तो पावर के फॉर्मूले में I की जगह अगर मैं V/R लगा दूँ, V को ना चेंज करके I को चेंज करूँ V/R, तो V²/R भी पावर का फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले होते हैं पावर के, VI, V²/R, एक फॉर्मूला पावर का चार्ज वाला भी होता है Q/T, QV/T, क्योंकि Q/T चार्ज अपॉन टाइम I होता है ना, हाँ।
एनर्जी या वर्क, वर्क वाला आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क ऑन चार्ज, वर्क ऑन चार्ज। तो वर्क किसके बराबर आ गया, वी क्यू। और वर्क क्या, एनर्जी, तो एनर्जी क्यू वी अपॉन टाइम। तो ये भी फॉर्मूला होता है पावर के, ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये सारे। एक पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है। तो ये सारे फॉर्मूले पावर के। अब आपको अपने क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे आपको कूलम ऑफ चार्ज 72,000 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज दिया है 72,000 कूलम, 2 घंटे टाइम दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। यानी कि आपको एक तो क्यू दिया है और आपको टाइम दिया है और एक वी दिया है। यानी क्वेश्चन में आपको क्यू दिया है कितना, 72,000, चार्ज दिया है 72,000, और आपको टाइम 2 घंटे दिया है, और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 220 वोल्ट दिया है, वी। अच्छा, आर में है ना, तो इसको एसआई यूनिट में लेके आओगे आप, घंटे में, घंटे को, क्योंकि हीट एनर्जी जूल में तभी आती है, ठीक है। आई तो नहीं दिया, आर ने भी नहीं दिया, टाइम दे रखा है। तो पावर का आप कोई और फॉर्मूला लो जिसमें क्यू टी और वी हो। तो पावर के मैंने फॉर्मूले बताया ना, ये है क्यू वी बाई टी, तो ये वाला फॉर्मूला ले लो पावर का। पावर की जगह क्यू वी अपॉन टी इंटू टी। तो टी से टी कट गया, क्यू वी की जरूरत पड़ेगी 72,000 इंटू 220। चार जीरो लग गई, अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यू, एक तो मेरे को दिया चार्ज और एक दिया टाइम। चार्ज और टाइम से पहले करंट निकाल लेते हैं। तो चार्ज अपॉन टाइम आई होता है ना, 72,000, टाइम दिया 2 घंटे का, मतलब 120 सेकेंड। 2 घंटे है ना, 60 × 60, 6 से घटा, आई 10 आया है। अब आई स्क्वायर आर, आर तो पता ही है, आर निकाल सकते हो, आर होता है वी बाई आई। वी है 220, आई है 10, 0 0। ऐसे निकालना था, देखो आई आपने पढ़ा होगा क्यू बाई टी होता है ना। करंट कैसे निकलता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज आपको 72,000 दिया था कूलम में, और टाइम 2 आवर्स था। टाइम 2 आवर्स को सेकंड में बदलना है, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे कैंसिल किया तो 10 आया एम्पियर। अब हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी होती है, तो आई मिल गया, आर, आर कैसे आता है, आर वी और आई से आता है ना। आर वी दिया 220, आई दिया 10, 22 रेजिस्टेंस ओम में आ गया, आई आ गया, आर आ गया, टाइम तो आपको दिया ही था, आई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, आर 22 है, और टाइम आपको सेकंड में रखना है 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब इतना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 सेकंड में इतने होते हैं ना, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं इतने, तो 2 घंटे को करोगे। अब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 4, 2 × 18, 1,
इतना आंसर आएगा, इतने जूल, बहुत बड़ा वैल्यू आया है। आंसर कमेंट करना इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी वो वाला तरीका भी ठीक था जो मैं पहले कर रही थी, कि आपने पावर का फॉर्मूला क्यू और वी वाला ले लेना और क्यू और वी की वैल्यू रख देनी, उससे भी यही आंसर आ जाएगा। 72 को 22 से करोगे 158440 8494, अच्छा 84 आएगा, इतना आंसर आएगा 158440 जूल में आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि ये सारे एसआई यूनिट है ना, कूलम वोल्ट, तो आर्स को भी आपको किस में बदलना है, एसआई यूनिट में। बाकी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ केमिकल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। जब केमिकल ट्रांसफ़र होते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे, तो उसे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो अगर एक्वेटिक फूड चेन है, ट्रॉफिक लेवल में हाईएस्ट बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होगा, और क्यों, तो अगर हाईएस्ट बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, हाईएस्ट केमिकल ट्रांसफ़र कहाँ होता है, लास्ट वाले में। एनर्जी सबसे कम लास्ट वाले में होती है, सबसे कम एनर्जी तो सबसे कम होती है, बट केमिकल सबसे ज़्यादा लास्ट वाले टॉपिक में होता है। तो हम बोलेंगे हाईएस्ट इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ह्यूमंस पे पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जो केमिकल ट्रांसफ़र होता है हाईएस्ट टॉपिक लेवल में मैक्सिमम होता है, ओके। बाकी ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन लिखनी थी जस्ट आपको। सेक्शन डी और ई को हम थोड़ी देर बाद करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तो ये सब के आंसर्स आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका प्लेलिस्ट में लिंक देख लेना, नेक्स्ट पार्ट में इसका अदर पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा एंड अदर सेट्स के सोल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो इन सब के सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे।